एपिसोड 4। इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में एक इंतहाई जदीद अंदाज के ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का अफ्रीकी बैठा था। ये अंगाला का सरबराह प्रिंस शामा था। इस वक्त वो अपने शानदार महल में बने हुए अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के फोन में से सुर्ख रंग के फोन की घंटी बजी। प्रिंस ने चौंक कर फोन देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी आपसे बात करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। हेलो हिज हाइनेस, मैं स्पेशल सेक्रेटरी इसराइल राफ बोल रहा हूँ। यस, फरमाइए। आपने स्पेशल मिशन के लिए फाकलैंड के किसी सिंडिकेट की खिदमत हासिल की थी? हाँ, फागो सिंडिकेट की। लेकिन क्यों? आपके उस मिशन की इत्तला पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को मिल गई है और यकीनन वो उस फागो सिंडिकेट के खात्मे के लिए फाकलैंड पहुंच जाएंगे और फागो के आम गुंडे और बदमाश उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि पाक एशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस से कहीं पहले उस पूरे फागो सिंडिकेट का ही खात्मा हो जाएगा। और फिर उस स्पेशल मिशन का क्या होगा? वो इंतहाई ताकतवर सिंडिकेट है, वो कैसे खत्म हो सकता है? आप उस सर्विस से वाकिफ नहीं है प्रिंस। उस सर्विस की कारकर्दगी से तो एक्रीमिया और उससे जैसी सुपर पावर्स भी खौफजदा रहती हैं। तो फिर आप फरमाइए क्या किया जाए? आप सिर्फ फागो पर तकिया ना करें और उस स्पेशल मिशन के लिए किसी बड़ी एजेंसी को सामने लें। मसलन एक्रीमिया की ब्लैक कार्ड्स एजेंसी ऐसे काम के लिए मुनासिब है। उस एजेंसी में एक्रीमिया, ग्रेटलैंड और कार्मन के इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट्स शामिल हैं। वो सर्विस का मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या फागो से ये मिशन वापस ले लिया जाए? नहीं, आपके इस इक़दाम की इत्तला यकीनन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक पहुंच जाएगी और वो फागो को छोड़कर आपके और उस एजेंसी के खिलाफ काम करना शुरू कर देगी। आप उन्हें भी मैदान में उतारें और फागो सिंडिकेट को भी काम करने दें। इस तरह पाक एशियाई खुद ही उलझे रहेंगे और इस दौरान स्पेशल मिशन मुकम्मल हो जाएगा। यू आर राइट, ऐसा ही किया जाएगा। आप अपनी भी हिफाजत करें, क्योंकि अगर ये बात पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गई कि आप इस मिशन की पुष्ट पर हैं तो वो आपके खिलाफ भी काम कर सकते हैं। यू डोंट वरी, प्रिंस को उतरने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने एहतियातन ये बात की है, वरना मुझे भी मालूम है कि आपकी रॉयल सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। आप बेफिक्र रहें। बहरहाल आपकी ब्लैक कार्ड्स वाली तजवीज़ दुरुस्त है। इस तरह ये लोग ना सिर्फ उलझे रहेंगे बल्कि उनकी मौत भी यकीनी हो जाएगी। गुड बाय। प्रिंस ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने एक और फोन का रिसीवर उठाया। यस हिज हाइनेस। दूसरी तरफ से प्रिंस के सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। रॉयल सिक्योरिटी चीफ कर्नल नागाबे को मेरे ऑफिस में हाजिर होने का हुक्म दो। यस हिज हाइनेस। तकरीबन 20 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। प्रिंस ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉयल सिक्योरिटी चीफ कर्नल नागाबे खिदमत में हाजिरी की दरख्वास्त कर रहा है हिज हाइनेस। इजाजत है। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी तो प्रिंस ने मेज के किनारे पर मौजूद बटन्स की तवील कतार में से एक बटन प्रेस कर दिया। दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का अफ्रीकी अंदर आया। वो अंदर आकर प्रिंस के सामने रुकू के बल झुक गया। हम तुम्हें सर उठाने और अपने सामने कुर्सी पर बैठने की इज्जत बख्श रहे हैं। कर्नल ने सीधा होकर शुक्रिया किया और इंतहाई मुअद्दिबाना अंदाज में कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। कर्नल नागाबे, आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ जानते हैं? सिर्फ नाम सुना हुआ है हिज हाइनेस कि वो इंतहाई तेज और फाल सर्विस है। हमने कार्टरे को अंगाला के साथ मिलाने की प्लानिंग की है। उस प्लानिंग के तहत हम कार्टरे के सरबराह गोडे को हलाक कराना चाहते हैं। आइंदा महीने पाक एशिया में मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। कार्टरे का सरबराह भी उसमें शिरकत करेगा। हमारी प्लानिंग के मुताबिक वहां उसे हलाक कर दिया जाएगा और इस तरह हम पर किसी तरह का इल्जाम नहीं आएगा। इसके लिए हमने फाकलैंड के फागो सिंडिकेट की खिदमत हासिल की है। लेकिन अभी अभी इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी का फोन आया है। उसने बताया कि इस प्लानिंग की इत्तला पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को मिल चुकी है और वो फागो सिंडिकेट के खात्मे के लिए किसी भी वक्त फाकलैंड पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि हम एक्रीमिया की प्राइवेट एजेंसी ब्लैक कार्ड्स की खिदमत भी हासिल करें और वो भी फाकलैंड में अपने तौर पर काम करें। इस तरह दो बातें यकीनी हैं। एक तो ये कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खात्मे का स्कोप बढ़ जाएगा और दूसरा ये कि बहरहाल वो यहाँ उलझ जाएंगे। इस तरह हमारा स्पेशल मिशन पाक एशिया में मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी ने इशारतन ये बात भी की है कि हो सकता है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को ये बात पता चल जाए कि इस मिशन के पीछे हम हैं तो वह हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। गो मुझे रॉयल सिक्योरिटी पर एतमाद है, लेकिन फिर भी तुमने हर लिहाज से होशियार रहना है। हिज हाइनेस, यहाँ हम हर लम्हा होशियार रहते हैं। आपकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। आई नो। अब ये बताओ कि क्या ब्लैक कार्ड से तुम्हारा कोई राब्ता है? हिज हाइनेस, ब्लैक कार्ड्स का सरबराह कर्नल जैकब है। वो मेरा दोस्त है। उसने और मैंने इकट्ठे ही एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी हाई अलर्ट में ट्रेनिंग हासिल की थी। फिर मैं अपने वतन आ गया और यहाँ रॉयल सिक्योरिटी में शामिल होने का एहसास मुझे मिल गया, जबकि कर्नल जैकब एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी में शामिल हो गया और वहाँ तवील अरसे तक काम करता रहा। फिर रिटायरमेंट के बाद उसने ब्लैक कार्ड्स के नाम से अपनी एजेंसी बना ली और पूरी दुनिया से बेहतरीन एजेंट्स चुनकर उसने एजेंसी में शामिल कर लिए। इसलिए उसकी एजेंसी की कारकर्दगी का लोहा एक्रीमिया के आला हुक्काम भी मानते हैं और इंतहाई सुपर मिशन वो ब्लैक कार्ड्स के हवाले करते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से उससे बात करो और उसे तमाम तफसील बताकर हमारे साथ उसकी बात कराओ
ताकि ये काम उसे सौंपा जा सके। यस हिज हाइनेस, हुक्म की तामील होगी। ओके, हम तुम्हें जाने की इजाजत देते हैं। कर्नल उठा, उसने रुकू के बल झुककर सलाम किया और फिर उल्टे कदमों पर चलता हुआ दरवाजे से बाहर आया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी तो प्रिंस ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक्रीमे से ब्लैक कार्ड्स का चीफ कर्नल जैकब कर्नल नागाबे के हवाले से बात करने की इजाजत मांग रहे। हिज हाइनेस, इजाजत है। हिज हाइनेस, मैं ब्लैक कार्ड्स का चीफ कर्नल जैकब बोल रहा हूँ। मुझे रॉयल सिक्योरिटी के चीफ कर्नल नागाबे ने कॉल करके कहा है कि आपसे मुखातिब होने का एजाज हासिल करूँ। हुक्म फरमाइए। कर्नल जैकब, आपके बारे में इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी ने हमें आगाह किया है। कर्नल नागाबे ने आपको तफसील बता दी होगी। यस हिज हाइनेस, उन्होंने बताया है कि फाकलैंड में हमने कोई स्पेशल मिशन मुकम्मल करना है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ। कर्नल जैकब ने जवाब दिया, हमने एक मिशन फाकलैंड के फागो सिंडिकेट को दिया हुआ है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फाकलैंड फागो सिंडिकेट के खिलाफ काम करने पहुंच रही है और हम उसका यकीनी खात्मा चाहते हैं। फागो जो कुछ करेगा उसे करने दें, अलबत्ता आप अपने तौर पर काम करें। आपको आपकी तवक्को से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। प्रिंस ने कहा, हमारे लिए आपकी खिदमत ही करना बहुत बड़ा एजाज है हिज हाइनेस। मुआवजा हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन हमें तफसीलात चाहिए ताकि हम यकीनी अंदाज में काम कर सकें। कर्नल जैकब ने जवाब दिया, पाक एशिया में आइंदा माह मुस्लिम ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें हमारे हमसाया मुल्क कार्टर के सरबराह गोडे भी शिरकत कर रहे हैं। हमने उन्हें वहां फिनिश कराना है और ये काम फागो सिंडिकेट सर अंजाम देगा, क्योंकि वो ऐसे कामों में बैनुल अक़वामी महारत और शोहरत रखता है। लेकिन अब इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी ने इत्तला दी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, जो बेहद तेज और फाल समझी जाती है, उसे इस बारे में इत्तला मिल चुकी है। इसलिए अब वो फाकलैंड पहुंच रही है ताकि सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ही फागो का खात्मा कर दे और इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी के बकौल फागो सिंडिकेट उनकी टक्कर का नहीं है। इसलिए उन्होंने आपका नाम लिया है कि आप भी फाकलैंड में अपने तौर पर काम करें ताकि उनकी मौत यकीनी हो सके। यस हिज हाइनेस, अब मैं समझ गया। मैं अपनी टीम फाकलैंड भिजवा देता हूँ। हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम यकीनी तौर पर उनका खात्मा कर देंगे। ओके कर्नल, अब ये आपकी ड्यूटी रही। आपको मुआवजा पेशगी भिजवाया जा रहा है, प्रिंस ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखकर दूसरे फोन का रिसीवर उठा लिया। यस हिज हाइनेस, सेक्रेटरी की मुद्देवाना आवाज आई, $50 लाख का चेक कर्नल नागाबे को भिजवा दिया जाए और उसे हमारी तरफ से हुक्म दिया जाए कि वो ये चेक ब्लैक कार्ड्स के चीफ कर्नल जैकब को पहुंचा दे। प्रिंस ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसे यकीन था कि अब स्पेशल मिशन लाजमन मुकम्मल हो जाएगा। खावर इस वक्त अपनी रिहाइशगाह में कॉफी की प्याली हाथ में पकड़े बैठा था। उसने मास्टर रेमंड के बाद मास्टर रघु को भी घेर कर खत्म कर दिया था। उसका ख्याल था कि मास्टर रघु उसे फागो के चीफ हैम्फ्रे के बारे में कोई न कोई क्लू देगा, लेकिन रघु उससे बेखबर था, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने का कोई क्लू न था। अलबत्ता उसने रेमंड और रघु से सारी बात उगलवारी थी और फिर उसने यहीं से पाकिस्तान में चीफ को फोन करके तफसीली रिपोर्ट दे दी थी, जिस पर चीफ ने उसकी कारकर्दगी को सराहा था। अलबत्ता चीफ ने कहा था कि वो इमरान की सरकर्दगी में टीम फाकलैंड भेज रहा है और टीम उससे खुद राब्ता करेगी। लेकिन खावर अच्छी तरह जानता था कि इमरान और टीम के आने के बाद उसके पास सिवाय इसके कोई और चारा नहीं होगा कि वो उनके साथ साथ फिरता रहे। उसकी मौजूदा अहमियत और हैसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सोच रहा था कि इमरान और टीम के आने से पहले वो किसी न किसी तरह चीफ का खात्मा कर दे ताकि फागो खत्म हो जाए। लेकिन उस चीफ के बारे में उसके पास कोई क्लू न था और न ही कोई टिप उसकी समझ में आ रही थी। अचानक उसके कानों में हल्की सी आवाज आई तो वो बेख्तियार चौंका। वो तेजी से कमरे में मौजूद बड़ी अलमारी के पीछे सिमट गया। मशीन पिस्टल उसके हाथ में था और उसने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर सांस रोक ली थी। आवाज की नौयत उसके ज़हन में अचानक वाज़ेह हुई थी। उसने सांस इसलिए रोक ली थी कि लामुहाला आने वाला पहले अंदर गैस फायर करेगा और फिर आएगा। लेकिन चंद लम्हों बाद उसे कमरे से बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। आने वाला अकेला ही था और बड़े मोहतात अंदाज में आ रहा था। आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई तो अलमारी के पीछे मौजूद खावर समझ गया कि आने वाला अब यकीनन अंदर झांक रहा होगा और फिर कदमों की आवाज उसे कमरे में आती सुनाई दी। आने वाला मेज के करीब आकर रुक गया। कॉफी की प्याली तो यहाँ मौजूद है। हल्की सी बड़बड़ाहट सुनाई दी, फिर कदमों की आवाज साइड पर मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गई। खावर चौंकिन्ना हो गया। चंद लम्हों बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई तो खावर अलमारी के पीछे से निकला और दरवाजा बंद करके मुड़ते हुए आदमी पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे कमरा उस आदमी की चीख से गूंज उठा। इससे पहले कि वो संभलता, खावर ने उसे गर्दन से पकड़कर मखसूस अंदाज में हवा में उछाला और वो आदमी चीखता हुआ फिजा में उड़कर एक धमाके से नीचे गिरा। इसके साथ ही उसका जिस्म झटके खाने लगा। खावर आगे बढ़ा और उसने हाथ में पकड़ा वो पिस्टल एक तरफ रखकर झुककर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ कंधे पर रखकर सर को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उस आदमी का इंतहा तेजी से मस्क होता चेहरा दोबारा नॉर्मल होता चला गया। खावर ने पिस्टल उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन पूरी कोठी का राउंड लगाने के बाद वो वापस आ गया, क्योंकि कोठी में दूसरा कोई ना था और ना ही बाहर से उसे कोई आहट सुनाई दी थी। उसने कमरे में आकर पिस्टल जेब में डाला और आदमी को उठाकर कंधे पर लादा और तहखाने की तरफ चल पड़ा।
तहखाने में जाकर उसने आदमी को फर्श पर डाला और एक तरफ मौजूद रस्सी का बंडल उठाकर उस आदमी के हाथ अकब में बांध दिए। फिर उसके पैर भी बांधकर जेब से रुमाल निकाला और एक हाथ से उसने उस आदमी का जबड़ा भींचा। मुंह खुलने पर उसने रुमाल का गोला बनाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर वो तहखाने से बाहर आकर सीधा फाटक की तरफ गया। अब उसने कोठी के बाहर राउंड लगाने का फैसला किया था, क्योंकि ये बात उसके अलग से नहीं उतर रही थी कि वो आदमी यहाँ अकेला आया होगा। लेकिन पूरी कोठी का बैरूनी राउंड लगाने के बाद उसे बाहर कोई मशकूक आदमी नजर न आया तो वो वापस तहखाने आया। उसने उस आदमी को कुर्सी पर बिठाया, फिर रस्सी की मदद से उसे अच्छी तरह बांधकर मुंह से रुमाल निकाल दिया। उसने उस आदमी के लिबास की तलाशी लेनी शुरू की। लिबास और चेहरे मोहरे से वो कोई गुंडा ही लग रहा था। उसकी जेब में सिवाय चंद करेंसी नोटों के और कुछ न था। अलबत्ता एक कार्ड उसकी छोटी जेब में मौजूद था और कार्ड पर FS के हरफों के नीचे A3 लिखा था। कार्ड गहरे नीले रंग का था, जबकि हर्फ सफेद रंग के थे। FS से मतलब फागो सिंडिकेट ही हो सकता था और A का मतलब तो ये हुआ कि फागो सिंडिकेट में भी सेक्शन है और उस आदमी का ताल्लुक A ग्रुप या A सेक्शन से है। खावर ने कार्ड जेब में डालकर दोनों हाथों से उस आदमी का मुंह और नाक बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हुए तो खावर दूर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसकी नजरें सामने बैठे खावर पर जम गई। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? खावर ने जुनूबी अक्रीमे के लहजे में कहा। वास्की। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूं? मैं रोनाल्डो। तुम अकबी दीवार फांद कर यहाँ आए। तुम्हारे हाथ में मशीन पिस्टल था। इसका मतलब है कि तुम मुझे हला के अगवा करने के लिए आए थे। तुमने मुझे चेक कैसे किया जबकि तुम यहाँ अकेले थे? मैंने तुम्हारे कूदने की आवाज सुन ली थी। बहरहाल अब तुम ज़हनी तौर पर संभल गए हो, इसलिए अपने बारे में तफसील बता दो। मैं तुम्हें लूटने आया था। मुझे रकम की जरूरत थी। मैंने अपने मखसूस अंदाज में चेकिंग की तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, इसलिए मैं दीवार फांद कर अंदर आ गया। तुम्हारी जेब से कार्ड मिला है जिसके मुताबिक तुम फागो सिंडिकेट के सेक्शन से मुताल्लिक हो। एम आई राइट? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने ये काम अपने तौर पर किया है। मुझे रकम की अशा जरूरत थी, लेकिन मैं सिंडिकेट से रकम नहीं ले सकता था क्योंकि मैं पहले ही सिंडिकेट का मकरूज हूँ। खावर ने महसूस किया कि वो सच बोल रहा है। ए सेक्शन के जिम्मे क्या ड्यूटी होती है? ए सेक्शन वही काम करता है जिसका उसे हुक्म दिया जाता है। हुक्म कौन देता है? सेक्शन इंचार्ज। नाम क्या उसका? रॉड्रिक। किस मास्टर के तहत है तुम्हारा सेक्शन? वास्की बेख्तियार चौंका। तुम ये सब कैसे जानते हो? ये मास्टरों वाली बात तो सिर्फ फागो सिंडिकेट के लोग ही जानते हैं। मैं तो तुम्हारे चीफ को भी जानता हूँ, तुम मास्टरों की बात कर रहे हो? चीफ? क्या कह रहे हो? ओह, ये मैं कहाँ गया? वास्की ने इस बार घबराए हुए लहजे में कहा। घबराओ मत। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो वहीं कमरे में तुम्हारी लाश पड़ी नजर आती। मुझे सब मालूम है, इसलिए बेफिक्र होकर बात करो। लेकिन एक बात बता दूं कि तुम्हें मुझसे सच बोलना होगा। किस बारे में? अपने बारे में। मेरे बारे में? क्या मतलब? तुम अपने बारे में मुझे पूरी तफसील बताओगे। बताया तो है कि मेरा ताल्लुक इस सेक्शन से है, और क्या बताऊं? मुझे मालूम है कि इस सेक्शन का ताल्लुक किसी मास्टर से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक बराह रास्त चीफ से है। वास्की की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसका रद्द-ए-अमल देखकर खावर के दिल में बेख्तियार मुसरत की लहरें दौड़ने लगी, क्योंकि उसने सिर्फ हर्फ ए को मद्देनजर रखते हुए अंधेरे में तीर चलाया था और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका तीर दुरुस्त निशाने पर लगा था। मैंने पहले ही बताया कि मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए जैसे ही तुमने झूठ बोला तुम इबरतनाक मौत का शिकार हो जाओगे। जब तुम्हें सब कुछ मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चेक करना चाहता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम मेरे म्यार पर पूरे उतरे तो हो सकता है तुम्हें सेक्शन ए के स्पेशल सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? स्पेशल सेक्शन तो सुपर टॉप सेक्शन है, उसमें सिर्फ तरबियत याफ्ता एजेंट शामिल होते हैं और ये सेक्शन चीफ के साथ उसके हेडक्वार्टर में रहता है। मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, तुम अपनी बात करो। वैसे तुम्हें यकीनन मालूम होगा कि स्पेशल सेक्शन में शामिल होने के लिए 2 स्पेशल सेक्शंस के मेंबर की सिफारिश की जरूरत होती है। एक का तो बंदोबस्त हो जाएगा। क्या तुम दूसरे मेंबर का बंदोबस्त कर सकते हो? ओह, तो तुम स्पेशल सेक्शन से मुताल्लिक हो, इसलिए मैं मार खा गया, वरना शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। स्पेशल सेक्शन के मेंबर्स ऐसे ही होते हैं। वैसे जो तुमने कहा है वो हो सकता है, अगर तुम मेहरबानी करो तो। अगर मैं स्पेशल सेक्शन में शामिल हो गया ना तो मेरे तमाम माशी मसाइल हल हो जाएंगे और मेरा तमाम कर्जा उतर जाएगा। हाँ, अब बताओ, क्या तुम्हारे स्पेशल सेक्शन में कोई दोस्त है जो तुम्हारी सिफारिश कर सके मेरे साथ? हाँ, बरास्की ऐसा कर सकता है और बरास्की की सिफारिश चीफ मान भी जाएगा क्योंकि वो चीफ के बेहद करीब है। तफसील बताओ, कहाँ रहता है ये बरास्की? अपर स्टेट टाउन की 4 नंबर कोठी में रहता है। वो स्पेशल सेक्शन का स्पेशल एजेंट है। वो एक्रीमिनियन है और पहले एक्रीमे की किसी बड़ी सरकारी एजेंसी का चीफ एजेंट भी रहा है। चीफ उस पर बेहद भरोसा करता है, इसलिए चीफ यकीनन उसकी सिफारिश मान लेगा। उसका फोन नंबर? ये उसका सीक्रेट है। वो फोन नंबर सिर्फ अपने खास आदमियों को बताता है। उसके ऑफिस में तो फोन होगा, जाहिर है होगा, लेकिन ये उससे भी बड़ा सीक्रेट है। तुम उसके दोस्त होने का दावा कर रहे हो,
جبکہ تمہیں اس کا حلیہ بھی معلوم نہیں ہوگا کیونکہ ہر چیز سیکرٹ ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے. جو سیکرٹ ہے وہی سیکرٹ ہے. حلیہ کیسے سیکرٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے واسکی کہ تمہیں اس کا حلیہ نہیں معلوم کیونکہ وہ مسلسل میک اپ میں رہتا ہے. اگر تم اس کا اصل حلیہ بتا دو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اسپیشل سیکشن کے ممبر بن جاؤ گے. خاور نے اسے مزید باس پر چڑھاتے ہوئے کہا تو واسکی نے جلدی سے حلیہ بتانا شروع کر دیا. اوکے ٹھیک ہے، تم واقعی سچ بول رہے ہو اور اس دنیا میں سچ بولنے والوں کے لیے بے حد مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے تمہیں مشکلات سے بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر کر دیا جائے. خاور نے جیب سے مشین پسٹل نکالا. واسکی نے کچھ کہنے کے لیے شاید منہ کھولا ہی تھا کہ خاور نے ٹریگر دبا دیا. چندی لمحوں بعد واسکی ہلاک ہو چکا تھا. خاور نے اس کی رسیاں کھولی اور اسے کھینچتا ہوا تہخانے سے ملکہ باتھ روم میں لے گیا. اس نے جیب سے خنجر نکال کر اس کا چہرہ اس حد تک بگاڑ دیا کہ اسے کسی بھی صورت پہچانا نہیں جا سکتا تھا. اس کے زخموں سے چونکہ اب خون نکلنا بھی بند ہو گیا تھا، اس لیے خاور نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تہخانے سے باہر آ کر عقبی طرف چلا گیا. عقبی طرف ایک دروازہ تھا. اس نے دروازہ کھول کر باہر گلی میں جھانکا. وہاں کوئی آدمی نہ تھا. خاور تیزی سے دائیں طرف کو بڑھتا چلا گیا. کافی فاصلے پر آ کر اس نے کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں واسکی کی لاش ڈال دی اور اس کی جیب سے کرنسی نوٹ نکال کر پھر وہ تیزی سے واپس مڑا اور عقبی دروازے کی طرف آ گیا. عقبی گلی شاید پوری طرح مستعمل نہیں تھی، اس لیے واپسی تک بھی اس کا ٹکراؤ کسی آدمی سے نہیں ہوا. اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا. اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی. قدرت نے اسے چیف تک پہنچنے کا ایک ٹھوس کلو دے دیا تھا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کلو کا وہ خود استعمال کرے یا عمران اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرے. لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کلو کا استعمال کرے گا تاکہ چیف نے اسے اکیلے بھیج کر یہاں اس پر جو اعتماد کیا تھا اسے اس پر وہ ہر لحاظ سے پورا اتار کے دکھائے. چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کے جسم پر نیا سوٹ تھا. میک اپ بھی تبدیل کر لیا تھا. اب وہ مقامی تھا. مشین پسٹل کے ساتھ ساتھ اس نے الماری سے گیس پسٹل نکال کر اپنی جیب میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار اپر اسٹریٹ ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. ٹاؤن کو وہ نقشے میں مارک کر چکا تھا، اس لیے اسے راستوں کے بارے میں علم تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپر اسٹریٹ ٹاؤن میں داخل ہو گیا. یہ نو تعمیر شدہ کالونی تھی اور عمارتوں کی وسعت اور ساخت کی بنا پر یہ عمرہ کی کالونی ہی نظر آ رہی تھی. کوٹھی نمبر 4 شروع میں تھی اور اس 2 منزلہ کوٹھی کی طرز تعمیر انتہائی جدید تھی. کوٹھی کا گیٹ بند تھا جبکہ گیٹ کے ساتھ ستون پر ڈاکٹر براسکی کی نیم پلیٹ موجود تھی. نام کے نیچے باریک حرفوں میں ڈگریوں کی طویل قطار بھی لکھی نظر آ رہی تھی. خاور آگے بڑھتا چلا گیا، پھر چکر کاٹ کر وہ اس کوٹھی کی عقبی طرف آ گیا. لیکن عقبی سمت میں بھی کوٹھیاں تھیں اور اس کے بعد سڑک تھی. خاور نے ایک اور چکر لگایا اور پھر اس کوٹھی سے کافی دور اس نے پارکنگ میں کار روک دی. کوٹھی نمبر 4 سے ملکہ کوٹھی کے باہر برائے کرائے کا بورڈ لگا تھا جبکہ اس کی دوسری سائڈ پر سڑک تھی. اس کوٹھی کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے خاور نے اس کوٹھی کے ذریعے اندر جانے کا فیصلہ کیا. پارکنگ سے نکل کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا سائڈ روڈ پر آیا اور پھر جیسے اس نے سڑک کو خالی پایا وہ بجلی کی سی تیزی سے دیوار پھاند کر اندر آ گیا. چند لمحے وہ وہیں دیوار کے ساتھ باڑ کے پیچھے دبکا رہا، لیکن جب اس کے کودنے کے دھماکے کا کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ اٹھا اور آگے بڑھتا چلا گیا. دوسری طرف ایک کوٹھی کی دیوار تھی جس کی دوسری جانب براسکی کی کوٹھی کی دیوار تھی. خاور نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور اس کا میگزین چیک کر کے اس نے پسٹل کرو براسکی کی کوٹھی کے برآمدے کی سائڈ میں کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا. یکے بعد دیگرے 4 کیپسول گیس پسٹل سے نکل کر برآمدے کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرے. خاور نے گیس پسٹل جیب میں ڈالا اور کلائی پر بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا. اسے معلوم تھا کہ گیس کے اثرات 10 منٹ تک رہیں گے اور گیس پوری کوٹھی میں پھیل جائے گی. چنانچہ اس نے 10 منٹ بعد کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کیا. اس نے سوچا تھا کہ اگر براسکی اندر موجود ہوا تو وہ اسے وہاں سے اٹھا کر اس کوٹھی میں لے آئے گا اور یہاں اس سے پوچھ گچھ کر کے چیف ہیمبرے کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا. چنانچہ 10 منٹ تک وہ اسی کوٹھی میں رکا رہا، پھر آگے بڑھ کر وہ اچھلا اور ایک لمحے کے لیے دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے آہستہ سے دوسری طرف کود گیا. کوٹھی خالی نظر آ رہی تھی. وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا. برآمدے میں پہنچ کر وہ درمیانی راہداری کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک چھت سے چٹک کی آواز آئی. خاور نے لاشعوری طور پر سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر سیاہ نقاب چڑھا دیا ہو. پھر اس کے ذہن میں چھائی ہوئی تاریکی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہوتی چلی گئی. اس نے آنکھیں کھولی لیکن دوسرے لمحے اسے ذہنی طور پر جھٹکا سا لگا جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک فولادی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے چوڑے بازوؤں پر رکھ کر فولادی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے جبکہ اس کے جسم کے گرد بھی فولادی راڈز موجود تھے. اس کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا. اسے دیکھتے خاور پہچان گیا کہ وہ براسکی ہے کیونکہ اس کا حلیہ وہ واسکی سے معلوم کر چکا تھا. اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا. نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا. اس کوٹھی میں انتہائی جدید حفاظتی انتظامات موجود تھے جس کی وجہ سے گیس کیپسول وہاں بیکار ہو گئے تھے بلکہ ریس فائر کر کے اسے بے ہوش بھی کر دیا گیا تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ براسکی نے پوچھا. جیکب.
किस मुल्क से ताल्लुक है तुम्हारा? जनूबी अक्रीमिया से। तुम्हारे चेहरे से मेकअप साफ हो चुका मिस्टर, और तुम अपने चेहरे के लिहाज से एशियाई हो। एशिया के मुल्क काफिरिस्तान से ताल्लुक है मेरा। तुम्हारा जवाब देने का अंदाज बता रहा है कि तुम तरबियत याफ्ता आदमी हो। फिर जिस तरह तुमने साइड कोठी से यहाँ इंतहाई ज़ोरदार गैस फायर की और जिस तरह तुम दीवार फांद कर अंदर आए, ये सब कुछ तुम्हारे तरबियत याफ्ता होने का सबूत है। इसके साथ साथ तुम्हारी जेबों से गैस पिस्टल, मशीन पिस्टल बरामद हुए। इससे भी मालूम होता है कि तुम किसी खास मकसद के तहत यहाँ आए हो। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि सब कुछ सच सच बता दो, वरना मेरा आदमी तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट के रख देगा। पहले तुम अपना तारुफ कराओ ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम कौन हो। बकवास नहीं, सीधे सीधे काम की बात करो, वरना अपना जिस्म कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, मैं बताता हूँ। मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान की स्पेशल एजेंसी से है। मेरी जिंदगी का तवील अरसा जनूबी अक्रीमा में गुजरा है। काफिरिस्तान की स्पेशल एजेंसी को पाकेशिया से इत्तला मिली कि फाकलैंड का फागो सिंडिकेट पाकेशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में किसी अफ्रीकी मुल्क के सरबरा को हलाक करने का मिशन मुकम्मल करना चाहता है। तो स्पेशल एजेंसी के चीफ ने फाकलैंड में फागो सिंडिकेट के चीफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बावजूद कोशिश के उनके बारे में कुछ मालूम न हो सका, तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया क्योंकि मुझे फागो के बारे में पहले से काफी कुछ मालूम था। चुनाचे मैं यहाँ आ गया और इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। क्या तुम इससे ज्यादा बचकाना कहानी नहीं बना सकते थे? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं तुम्हारी इस कहानी से बहल जाऊंगा? जो कुछ सच था वो मैंने बता दिया। अगर तुम इसे कहानी कह रहे हो तो कहते रहो। टोनी, आगे बढ़ो और इससे सच उगलवाओ। यस बॉस। टोनी खंजर उठा तेजी से खावर की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। रुक जाओ टोनी, और जैसे ही झूठ बोलने लगे मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। मैं तुम्हें फोन नंबर बताता हूँ, उस नंबर पर फोन करके कहो कि काफिरिस्तान स्पेशल एजेंसी का एजेंट जैकब $50 लाख मंगवा रहा है, और साथ ही कोई पता उन्हें बता देना। 15 मिनट के अंदर तुम्हें $50 लाख का गारंटीड चेक मिल जाएगा। इस तरह तुम्हें भारी रकम भी मिल जाएगी और साथ ही इस बात का सबूत भी कि मेरा ताल्लुक वाकई काफिरिस्तान की स्पेशल एजेंसी से है। ब्रास्की की आंखों में चमक सी नमूदार हुई। कौन होगा इस नंबर पर? ये काफिरिस्तान सिफारत खाने के तहत खुफिया नंबर है। उस पर दूसरी तरफ से बोलने वाला सिर्फ यस कहेगा। तुमने अपनी बात कर देनी है और 15 मिनट तक इंतजार करना है। रकम का गारंटीड चेक हर कीमत पर तुम्हारे पास या तुम्हारे इस आदमी के पास जिसके बारे में तुम उन्हें बताओगे पहुंच जाएगा। नंबर बताओ, लेकिन ख्याल रखना झूठ बोलने की सूरत में तुम्हारा हशर इबरतनाक हो सकता है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, नंबर बताओ। खावर ने उसे फाकलैंड के क्लब का नंबर बता दिया। टोनी, तुम यहीं रुको, अगर ये को गलत हरकत करे तो तुम इसकी गर्दन काट सकते हो। यस बॉस। ब्रास्की तेजी से उठकर मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या तुम भी $10,000 कमाना चाहते हो टोनी? ब्रास्की के जाने के बाद हावर्ड ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि ब्रास्की के आने तक मेरा दायां हाथ खोल दो, क्योंकि मुझे गर्दन में शदीद खारिश महसूस हो रही है। मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूं। टोनी बेख्तियार हंस पड़ा। कब दोगे $10,000? गारंटीड चेक अभी दे दूंगा, और मेरा वादा है कि तुम्हारे बॉस को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक हाथ से तुम बहरहाल कुछ नहीं कर सकते। टोनी ने आगे बढ़कर खावर के दाएं हाथ के गिर्द मौजूद फौलादी कड़े के निचले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे कटक की आवाज के साथ कड़ा 2 हिस्सों में तकसीम होकर खुल गया। खावर का दायां हाथ आजाद हो गया। उसने जल्दी से हाथ उठाया और अपनी गर्दन पर इस अंदाज में चलाने लगा जैसे खारिश दूर कर रहा हो, जबकि टोनी वहीं खड़ा था कि अचानक खावर का हाथ तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे टोनी चीखता हुआ चलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा। खावर ने उसके सीने पर भरपूर अंदाज में जरब लगाई थी। खंजर टोनी के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। टोनी ने नीचे झुककर तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। वो धड़ाम से गिरा और साकित हो गया। खावर ने मखसूस और भरपूर जरब उसके दिल पर लगाई थी, जिसके नतीजे में उसका दिल फट गया था और वो सिर्फ चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गया था। खावर ने तेजी से बाएं हाथ का बटन अपने दाएं हाथ से प्रेस किया तो उसका बायां बाजू भी आजाद हो गया। खावर ने नीचे की तरफ झुककर अपने पैर भी आजाद करा लिए। फिर वो चौंक कर सीधा हो गया। उसकी दोनों पिंडलियां ग्रिप से आजाद हो चुकी थी। उसने दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर रखे। उसके साथ ही सांस को अंदर खींचकर उसने अपने जिस्म को समेटा तो उसका जिस्म ऊपर की तरफ उठने लग गया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुर्सी खासी चौड़ी है और रॉड्स भी थोड़े से आगे घूमकर दूसरी तरफ जा रहे थे, इसलिए अगर वो सांस को अंदर खींचकर कोशिश करे तो वो उन रॉड से निजात हासिल कर सकता था। उसे ये भी खदशा था कि किसी भी वक्त ब्रास्की वापस आ सकता है, क्योंकि जाहिर है क्लब वालों ने उसकी बात सुनकर सिवाय इसके कि रिसीवर रख देना है और कुछ नहीं करना। उसने ये सारा खेल बाकायदा सोच समझ कर खेला था। उसे अंदाजा था कि $50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए ब्रास्की 15-20 मिनट के वक्त की खातिर $50 लाख की रकम नहीं छोड़ेगा, और उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। इस तरह उसने $10,000 की ऑफर टोनी को कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि $10,000 टोनी जैसे आदमी के लिए $50 लाख से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। ब्रास्की को इत्मीनान था कि खावर कड़ों में मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ है, इसलिए वो $50 लाख के चक्कर में आ गया था।
चंद लम्हों की कोशिश के बाद खावर रॉड से निकलकर बाहर आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ा खंजर उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब वो उस ब्रास्की को कवर करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से तेज तेज कदमों की आवाजें आई। वो दरवाजे की साइड में दीवार से पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा धमाके से खुला। ब्रास्की तेजी से अंदर दाखिल हुआ ही था कि खावर बिजली की सी तेजी से उस पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे ब्रास्की चीखता वो उछलकर पहलू के बल नीचे गिरा। खावर ने उसके सर पर पूरी कुव्वत से खंजर के दस्ते की जरब लगा दी। ब्रास्की ने उछलकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खावर की लात उससे भी ज्यादा तेजी से हरकत में आई और उसके बूट की टोक की जरब पूरी कुव्वत से ब्रास्की की कनपट्टी पर पड़ी। वो एक बार फिर चीखता वो नीचे गिरा ही था कि खावर की लात एक बार फिर हरकत में आई तो ब्रास्की ने पलटकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन खावर को भी मालूम था कि ब्रास्की तरबियत याफ्ता आदमी है और अब तो वो अचानक हमले की वजह से मार खा गया है, लेकिन एक बार वो अगर संभल गया तो फिर उसे जेर करने के लिए खासी तगोदो करना पड़ेगी और वो उसे हर सूरत में जिंदा भी रखना चाहता था ताकि उससे चीफ हैम्फ्रे के बारे में मालूमात हासिल कर सके। इसलिए खावर ने उसे संभलने की मामूली सी भी मोहलत ना दी और चंद मजीद जरबों के बाद ब्रास्की का जिस्म ढीला पड़ गया। खावर ने झुककर उसके सीने पर हाथ रखा और फिर इत्मीनान का एक तवील सांस लेकर सीधा हुआ। उसने मुड़कर दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल के निचले हिस्से में मौजूद सुर्ख बटन की कतार में से एक बटन जो कि प्रेस था दोबारा प्रेस किया तो खटक की आवाज के साथ ही कुर्सी के रॉड्स कुर्सी के साइड में गायब हो गए। खावर आगे बढ़ा। उसने बेहोश पड़े ब्रास्की को उठाकर कुर्सी पर डाला और उसका जिस्म इस तरह एडजस्ट कर दिया कि वो रॉड्स में फंस जाए। उसके बाद वो एक बार फिर मुड़कर दरवाजे के करीब आया और वही बटन प्रेस कर दिया। अब ब्रास्की का जिस्म रॉड्स में जकड़ गया था। खावर एक बार फिर मुड़कर कुर्सी के करीब आया और उसने उसके दोनों बाजू कुर्सी के बाजुओं पर रखकर उन्हें कड़ों में जकड़ दिया। उसके साथ ही उसने ब्रास्की के दोनों पैर भी इसी तरह जकड़ दिए। उसके बाद उसने उसके लिबास की तलाशी ली तो एक जेब से मशीन पिस्टल बरामद हो गया। वो पिस्टल लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद जब वो पूरी कोठी देखकर चेक कर चुका तो ये देखकर हैरान रह गया कि तहखानों में वाकई मॉनिटरिंग की इंतहाई जदीद तरीन मशीन मौजूद थी। अलबत्ता कोठी के अंदर कोई दूसरा आदमी नहीं था। खावर ने मशीन ऑफ की, फिर एक कमरे में मौजूद फोन पीस के साथ मुंसलिक कॉर्डलेस पीस उठाकर उसने मेन फोन पीस का बटन ऑन करके कॉर्डलेस फोन को जेब में डाल लिया। अब उसे मालूम था कि जो कॉल भी आएगी वो खुद बखुद कॉर्डलेस फोन में मुंतकिल हो जाएगी और वो टॉर्चरिंग रूम में बैठकर उसे सुन सकेगा। चंद लम्हों बाद वो उस कमरे में पहुंचा जहां ब्रास्की बंधा बैठा था। खावर ने दोनों हाथों से उसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। ये क्या? तुम आजाद कैसे हो गए? ये कैसे मुमकिन है? और टोनी कैसे मारा गया? तुम्हारी हैरत दूर करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। खावर ने उसे पूरी बात तफसील से बता दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह आजाद हो सकते हो। तुमने सिर्फ मुझे बाहर भेजने के लिए ब्राइट प्रे क्लब का नंबर दिया था। मुझे मालूम था कि ये नंबर ब्राइट प्रे क्लब का है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि ब्राइट प्रे क्लब का राब्ता गैर मुल्की सिफारत खानों से रहता है। तमाम गैर मुल्की सिफारत खानों के लोग उस क्लब में उठते बैठते हैं, इसीलिए मैं चला गया था। और फिर जब मैंने वहां तुम्हारी बात की तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। फिर मैंने 15 मिनट इंतजार किया कि शायद तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हो, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है तो मैं वापस आ गया। लेकिन मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि तुम आजाद भी हो सकते हो। बहरहाल अब तुम इस कुर्सी पर जकड़े हुए हो और मुझे $50 लाख हासिल करने का कोई शौक नहीं है और ना ही यहाँ कोई टोनी है जो $10,000 के लालच में आकर तुम्हारा एक हाथ खोल देगा। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे तफसील से बता दो कि तुम्हारा चीफ हैम्फ्रे कहाँ मिलेगा, और ये भी सुन लो कि जो कुछ तुम बताओगे उसे तुम्हें कंफर्म भी कराना होगा। जो तुमसे हो सकता कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने इंतहाई तशद्दुद के बावजूद आज तक जुबान नहीं खोली। ओके, मर्जी है तुम्हारी। मैंने तो तुम्हें ऑफर कर दी थी, लेकिन तुमने मौका जाया कर दिया। खावर ने खंजर निकाल लिया। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तशद्दुद प्रूफ हूँ। मैं तुम पर कोई तशद्दुद नहीं करूंगा। खावर उसके सामने पहुंच चुका था। उसने खंजर वाला हाथ घुमाया और ब्रास्की की नाक का एक नथना कट किया। ब्रास्की के हलक से चीख निकली थी कि खावर का हाथ दूसरी बार घुमा और उसका दूसरा नथना भी कट गया। अब तुम सब कुछ खुद ही बता दोगे ब्रास्की। इससे पहले कि ब्रास्की कुछ कहता, खावर के खंजर के दस्ते की जरफ ब्रास्की की पेशानी पर उभर कर आने वाली रग पे पड़ी। ब्रास्की का चेहरा यकलक मस्क हो गया। उसकी हालत खस्ता हो गई। उसका जिस्म लरजने लगा। बोलो, कहाँ रहता है चीफ हैम्फ्रे? हाई बर्ड क्लब में। किस हैसियत से उस क्लब में रहता है वो? क्या हैसियत है उस क्लब में उसकी? वो उसका मालिक और जीएम है। ब्रास्की ने उसे फागो सिंडिकेट के हेडक्वार्टर के बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया कि फागो का स्पेशल सेक्शन उसकी सरबराही में आइंदा माह कार्टर के सरबराह गोटे को हलाक करने पाकेशिया जाएगा और वहां पाकेशिया में मार्टी क्लब के मार्टी को उस काम में मावनत के लिए हायर किया गया है, क्योंकि मार्टी का ताल्लुक वफाकी हुकूमत के प्रोटोकॉल ऑफिसर कासिम राना से इंतहाई करीबी है। इसलिए कासिम राना सरबराह कॉन्फ्रेंस के तमाम हिफाजती इंतजाम की तफसील उसे मुहैया कर देगा। जब खावर ने चेक कर लिया कि ब्रास्की इससे ज्यादा नहीं बता सकता तो उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर
اس کو ہلاک کر ڈالا۔ خاور نے پسٹل واپس جیب میں رکھا اور مڑ کر دروازے کے قریب جا کر بٹن پریس کیا۔ کرسی کے گرد موجود تمام راڈز غائب ہو گئے۔ خاور اس کوٹھی میں برقی بھٹی کی موجودگی چیک کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ براسکی کی اس انداز میں موت کا علم فاگو کو ہو جائے، اس لیے اس نے براسکی اور اس کے آدمی ٹونی کی لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈال کر انہیں راکھ کر دینے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ اچانک اس کی جیب میں موجود فون پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے فون پیس باہر نکالا۔ ہیلو براسکی، چیف بول رہا ہوں۔ یس چیف۔ خاور نے حت الوسع براسکی کی نقل کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہی ہے۔ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، چیف رات سے گلے میں درد ہے اس لیے۔ اوکے، شراب کم پیا کرو۔ بہرحال میں نے اس لیے کال کی کہ پاک ایشیائی سائنسدان ڈاکٹر اعظم فاکلینڈ پہنچ چکا ہے اور ریپڈ اور فاگو کے بارے میں اطلاع پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی پہنچ چکی ہوگی، اس لیے اب تم نے اپنے سیکشن سمیت ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ یس چیف، ہم پوری طرح تیار ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ صرف اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ناممکن معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے لامحالہ انہوں نے ڈاکٹر اعظم کی واپسی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اعظم کہاں ہے تاکہ ہم اس کے گرد بھی پکٹنگ کر سکیں۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں تک میرے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ڈونٹ وری، انہیں کسی بھی طرح اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ البتہ آج سے تم اور تمہارا سیکشن فاکلینڈ میں داخلے کے تمام راستوں کی مکمل چیکنگ کرے گا اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے پاک ایشیا سے آنے والوں کا خاتمہ تم لوگوں نے کرنا ہے تاکہ آئندہ ماہ پاک ایشیا میں مشن مکمل کیا جا سکے۔ یس چیف۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ خاور نے رابطہ آف کرنے کی بجائے میموری چیکنگ کا بٹن آن کر دیا تو فون اسکرین پر ایک نمبر آیا۔ خاور نے اسے غور سے دیکھا اور فون آف کر کے اسے دوبارہ آن کیا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ انکوائری پلیز۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے انسپیکٹر رینالڈ بول رہا ہوں۔ یس سر۔ نمبر نوٹ کرو، چیک کر کے بتاؤ فون نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ یس سر، ہولڈ کیجیے۔ دوسری جانب سے کہاں گیا؟ ہیلو سر۔ یس سر، یہ نمبر ڈان کلب میں نصب ہے اور ڈان کلب کی مالکہ اور جی ایم لیڈی کیتھرائن کے نام پر ہے۔ خاور بے اختیار چونک پڑا کیونکہ براسکی نے اسے ہائی برڈ کلب کا نام بتایا تھا جبکہ انکوائری آپریٹر ڈان کلب کا نام بتا رہی تھی۔ اچھی طرح چیک کیا تم نے؟ یس سر، انتہائی احتیاط سے چیکنگ کی ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ یہ پولیس سیکرٹ ہے؟ میں سمجھتی ہوں سر۔ خاور نے فون آف کیا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ چیف ہیمفرے اور لیڈی کیتھرائن کے درمیان قریبی تعلقات ہوں گے اور یقیناً ہیمفرے اپنے کلب کے بجائے اس لیڈی کیتھرائن کے پاس موجود ہوگا، چنانچہ اس نے فوری طور پر وہاں پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فاکلینڈ کی ایک جدید رہائشی کالونی کی ایک بڑی سی کوٹھی کے کمرے میں جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، ایک لمبے قد اور کثرتی جسم کا مالک ایکریمی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ یہ بلیک کارڈز کا چیف کرنل جیکب تھا جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے پرنس شاما کی طرف سے فاکلینڈ اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا تھا۔ یہ کوٹھی انہوں نے ایکریمی سے فون پر ریزرو کروا لی تھی اور ان کے خصوصی رابطوں کی وجہ سے اس کوٹھی میں اسلحہ سمیت ان کے مطلب کی ہر چیز موجود تھی۔ کرنل کے ساتھ 8 آدمی یہاں پہنچے تھے اور یہ 8 کے 8 ایجنسیوں کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کرنل کے سامنے میز پر فاکلینڈ کا نقشہ پھیلا ہوا تھا اور کرنل جیکب اس نقشے پر جھکا تھا۔ وہ اس نقشے کو جیسے حفظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھا، اس کے ہاتھ میں پین موجود تھا۔ اس نے پین سے نقشے پر دائرے نما نشانات لگانے شروع کر دیے، پھر پین رکھ کر اٹھا اور نقشہ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ساتھ والے بڑے کمرے میں اس کے 8 ساتھی موجود تھے۔ کرنل کمرے میں داخل ہوا، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو۔ کرنل نے نقشہ میز پر پھیلا لیا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ بے حد تیز اور فعال ہیں اور انتہائی تربیت یافتہ بھی ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فاگو نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو فاکلینڈ بلا کر ختم کرنے کی بڑی خوبصورت پلاننگ کی ہے، اس قدر خوبصورت کہ میں بھی اس پلاننگ پر داد دینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کاربن کی ایک تنظیم ریپڈ کے ذریعے انہوں نے پاک ایشیا سے ایک انتہائی اہم سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو اغوا کرایا اور پھر فاگو سینڈیکیٹ نے راستے میں ہی ریپڈ کے آدمیوں کو ہلاک کر کے ڈاکٹر کو ان سے چھینا اور فاکلینڈ لے آئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے باقاعدہ یہ اطلاع کاربن کے سرکاری ایجنٹوں کے ذریعے پاک ایشیا پہنچا دی۔ اس لیے اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے اہم سائنسدان کو واپس حاصل کرنے کے لیے فاکلینڈ آئے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کی معلومات کسی نہ کسی انداز میں حاصل کر لیتے ہیں اور اس وقت ان کا ٹارگٹ ڈاکٹر اعظم ہوگا۔ فاگو کے چیف کا نام ہیمفرے ہے اور یہاں اس سے تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جس کے بارے میں اس کی ذات کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور خود اس کے بارے میں اس کے اپنے سینڈیکیٹ کے خاص ترین لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں، کس نام سے اور کس روپ میں رہتا ہے۔ وہ صرف فون اور ٹرانسمیٹر پر احکامات دیتا ہے اور فاگو اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ فاگو بظاہر عام گنڈوں اور بدماشوں کا سینڈیکیٹ ہے، لیکن اس کے 2 سیکشن ایسے ہیں جو انتہائی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک اے سیکشن کہلاتا ہے اور دوسرا اسپیشل سیکشن، اور اس اسپیشل سیکشن کا چیف براسکی ہے جبکہ اے سیکشن کا چیف کوئی اور ہے۔ اسپیشل سیکشن انتہائی اہم معاملات میں حرکت میں آتا ہے،
जबकि ए सेक्शन यहाँ काम करता है। हेम्फ्रे ने ए सेक्शन की ड्यूटी लगाई है कि वो यहाँ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके उसका खात्मा कर दे। यहाँ फाकलैंड में फागो का जाल हर जगह फैला हुआ है। हर होटल, क्लब और कैफे में उनके आदमी मौजूद हैं। इसलिए फागो के चीफ को 100% यकीन है कि पाक एशिया जैसे ही फाकलैंड में दाखिल होगी ए सेक्शन के हाथों मारी जाएगी, इसलिए वो मुतमईन है। लेकिन इसराइल की तरफ से प्रिंस को हिदायत दी गई है कि वो इस मामले में सिर्फ फागो पर इक्तिफा न करे बल्कि उसके मुकाबले में हमें हायर करे। चुनांचे प्रिंस शामा ने हमें हायर किया है। हमने फागो से हटकर अपने तौर पर काम करना है और मुझे मालूम है कि पाक एशिया वाले फागो सिंडिकेट के बस का रोग नहीं है। ये लोग मेकअप करने के माहिर हैं, इसलिए ना जाने वो किस मेकअप में यहाँ पहुंचे, और ये भी हो सकता है कि वो इकट्ठे आने की बजाय 2 या 3 ग्रुपों की सूरत में यहाँ आए। इसलिए हमने उनको ट्रेस करके उनका खात्मा करना है। इसके लिए मैंने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक पाक एशिया में एक ऐसी तंजीम को हरकत में लाया गया है जो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इमरान की मुसलसल निगरानी करेगी, क्योंकि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमेशा उस इमरान की सरबराही में ही काम करती है और इमरान को सब जानते हैं, जबकि बाकी मेंबरान को कोई नहीं जानता। इसलिए इमरान की निगरानी का मतलब है कि उन सब की निगरानी खुद ब खुद हो जाएगी। इमरान जब भी अपने साथियों समेत पाक एशिया से किसी भी मुल्क का रुख करेगा, हमें न सिर्फ पता चल जाएगा बल्कि उनके बारे में तमाम तफसीलात भी हम तक पहुंच जाएंगी। और मुझे यकीन है कि पाक एशिया सर्विस पाक एशिया से बराह रास्त फाकलैंड नहीं आएगी, बल्कि पहले वो जनूबी अक्रीमिया पहुंचेगी और फिर वहां से खुफिया तौर पर यहाँ आएगी। इसलिए मैंने जनूबी अक्रीमिया में भी एक तंजीम की खिदमत हासिल कर ली है जो वहां उनकी निगरानी करेगी, और जब भी और जिस रूप में भी वो वहां से फाकलैंड के लिए रवाना होंगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन इन सब इकदामात के बावजूद हम सिर्फ दूसरों पर इन्हिसार करके नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि हम अपने तौर पर भी काम करेंगे। फाकलैंड एक जजीरा है और यहाँ बाहर से आने के लिए 2 बड़े घाट हैं, जबकि तीसरा रास्ता एयरपोर्ट है। हमने इन रास्तों की भरपूर निगरानी करनी है। व्यू 100 उन तीनों रास्तों पर इस अंदाज में नस्ब किए हैं कि किसी को मामूली सा शक भी न पड़ सके कि हम आने वालों की चेकिंग करते रहें। फिर जो भी आदमी मेकअप में चेक होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक हो या ज्यादा, उनकी निशानदेही फौरी तौर पर दूसरे साथियों को कर दी जाएगी और मशकूक आदमी को बगैर कोई वक्फा दिए खत्म कर दिया जाएगा। चेकिंग बाद में होती रहेगी और ये काम आप लोगों ने करना है। बॉस, पहले आदमी के हलाक होते उनके बाकी साथी चौंक पड़ेंगे और ये भी हो सकता है कि वो चेकिंग के लिए किसी को आलाकार बनाकर यहाँ भेज दें। इसलिए अगर ऐसा हो कि बजाय फौरी तौर पर उनको हलाक करने के उनकी निगरानी की जाए और जब वो सब यहाँ इकट्ठे हों तो कार्रवाई की जाए, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्राउन ठीक कह रहा है बॉस। हाँ, ब्राउन की बात समझ में आती है। ओके, फिर इसमें ये तब्दीली कर लेते हैं कि उनकी निगरानी की जाए और जब वो सब इकट्ठे हो जाए तो फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन बॉस, फागो भी तो उन लोगों की ताड़ में होगा, ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो कार्रवाई कर जाए। इस तरह तो क्रेडिट वो ले जाएंगे। ये क्रेडिट का मसला नहीं है रेमंड, बल्कि मिशन की तकमील का मसला है। कोई भी करे, बहरहाल मिशन मुकम्मल होना चाहिए। ओके बॉस, हम इस प्लानिंग पर काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपस में पॉइंट्स बांट लो। यहाँ हर तरह का असलाह और कारें मौजूद है। 3S ट्रांसमीटर तुम सबके पास है। मैं यहाँ हेडक्वार्टर में राब्ता ऑफिसर रहूंगा। तमाम मालूमात मुझ तक पहुंचनी चाहिए और मैं हालात देकर अहकामात देता रहूंगा। निगरानी करने के लिए SSV इस्तेमाल की जाएगी ताकि टारगेट को मालूम ही न हो सके और टारगेट भी फोकस से बाहर न हो जा सके, और उन तमाम लोगों की गुफ्तगू भी सुनी जाती रहे और साथ साथ टेप भी होती रहे। यस बॉस। कर्नल जैकब नक्शे को वहीं मेज पर छोड़कर उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वो अपने कमरे में बैठा ही था कि अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल करने शुरू किए। यस, कर्नल जैकब बोल रहा हूँ, चीफ हेम्फ्रे से बात कर रहा हूँ। स्पेशल कॉशन, स्टेट ऑफिस के रिकॉर्ड के बारे में बात करनी है। होल्ड ऑन प्लीज। हेलो, हेम्फ्रे हियर। हेम्फ्रे, मैं कर्नल जैकब बोल रहा हूँ। मैंने अपनी एजेंसी के जरिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तलाश शुरू करा दी है, लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया है कि हमें एक दूसरे के साथ राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू कर दें। इसलिए अगर तुम्हारा ए सेक्शन तुम्हें इत्तला दे तो तुम इस बारे में मुझे बताओगे, और मेरी एजेंसी अगर मुझे कोई इत्तला देगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इस तरह उन लोगों के बच निकलने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। और मसला तो मिशन मुकम्मल करने का है, उसे हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है कर्नल, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपना फोन नंबर बता दो। कर्नल ने उसे न सिर्फ फोन नंबर बता दिया बल्कि अपनी कॉलोनी का नाम और कोठी का नंबर भी बता दिया। ओके, इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कर्नल जैकब के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसे यकीन था कि फागो वो कारकर्दगी शो नहीं कर सकेगा जो उसके आदमी करेंगे, इसलिए लामुहाला क्रेडिट उसे ही मिलेगा। अलबत्ता अब उसे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का पाक एशिया से रवानगी का इंतजार था।